हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ। अभी तक हमने ज्योग्राफी की 6 से लेके 10 तक की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। 10th क्लास के 7 चैप्टर में कवर करवाऊंगी आपको, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। जो हमारे राष्ट्र में जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार चल रही है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको विद सॉल्यूशन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो शिक्षा विद आशा में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास ही उपलब्ध होती हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास देखी जा सकती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ें ज़रूरतें दूसरी स्थानों से लाकर पूरी की जा सकती है। हमें किस चीज़ की नीड होती है तो हम दूसरी जगह से लाकर इसका पूरा करते हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती। यदि हमारी किसी चीज़ की डिमांड हो तो हमें खुद जाके लेके आना पड़ता है। ये नहीं कि हमने सोचा और वो डिमांड एक्सेप्ट होकर पूरी वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाए। कोई मैजिक की तरह ऐसी चीज़ें हमें नहीं मिलती। वस्तुएं सेवा की आपूर्ति मांग स्थान तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि हमें अगर कुछ चीज़ लाना तो हमें परिवहन की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराने में संलग्न होते हैं। कुछ तो जल्दी से ले आते हैं, किसी को परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यापारी के नाम से जानते हैं। एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन मूवमेंट की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसी प्रकार इसलिए इसे सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास के हेतु पूर्व अपेक्षाकृत वस्तुओं तथा सेवाओं का ले जाना और पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जा सकता है, जैसे वह स्थल है, जल है तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को इस स्थल से जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब बांटा जाता है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि इसमें वृद्धि किस प्रकार हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार के बड़े संसाधन में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन के संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज भी भारत में विशाल आकार, विविधताओं, भाषाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे की सहायता के बिना वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। रेल, वायु एवं रेल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार के सहायक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसलिए वो सहायक करते हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधा व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्ययन में आप पढ़ेंगे कि इस प्रकार आधुनिक और संचार परिवहन के संसाधन हमारे देश और उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, परिवहन के संसाधन किस प्रकार है अब हम देखेंगे। स्थल, जल, वायु, ये सब परिवहन के संसाधन होते हैं। परिवहन संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? परिवहन परिवहन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन, घरेलू विमान, अंतर्राष्ट्रीय विमान, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान क्षेत्र, ये सब। ठीक है, बहुत से समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। इसके स्पष्ट संगणक व समक्ष परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विशिष्ट राष्ट्रीय सामान्यता व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिवहन, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्थल परिवहन भारत के विश्व आर्थिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। 2014-15 में भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुई। सड़क परिवहन पहले स्टार्ट हुआ, फिर रेल परिवहन बाद में। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेलवे स्थान की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व निम्न कारणों से होती है। रेल लाइन की अपेक्षा सड़क की निर्माण लागत बहुत कम होती है। रेलवे लाइन की ज़्यादा होती है, जबकि सड़क की बहुत कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार इस पे अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विद्युत भूभाग पर सड़कें बनाई जा सकती है, परंतु
अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी होती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराते तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पत्तनों को भी यह जोड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन जिसे महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित किया है। प्रथम उत्तर दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारे से सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस प्रकार इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्यम की दूरी को परिवहन के समय और न्यूनतम करना होता है, इसलिए गलियारे बनाए गए हैं। ये राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, आइए पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। इनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में यह फैला हुआ है। दिल्ली व अमृतसर के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से जाने जाते, तो आपको याद रखना है जो शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 पर है, जैसे कि इस चित्र डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्रियाकलाप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 व 3 मार्ग में आने वाले किन स्थानों के नाम हैं, तो उनके नाम आपको बताना है। क्या आप जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है NCERT की बुक में क्या आप जानते हैं, तो उसको रीड करना कभी भूलना मत। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, तो आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा होता है और कितना किलोमीटर लंबा है, तो 2369 किलोमीटर ये लंबा है। 69 यह वाराणसी को जबलपुर, नागरपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को वो जोड़ता है। इसी प्रकार राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य और केंद्र शास्त्रीय वाली जगह को भी यह जोड़ता है, जैसे कि आपको ये चित्र डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। उत्तरी श्रीनगर, करतारपुर, तो इसको आप मैप में दिखा सकते हैं। तो ये रीड करते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्र में इनकी व्यवस्था का निर्माण दायित्व राज्य के स्वार्थिक निर्माण विभाग PWD का होता है। जिला मार्ग क्या है, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इन सड़कों की व्यवस्था उत्तरदायी जिला परिषद होती है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहर से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, अनेक दर्जा दिया गया। इन परियोजना के विषय में प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख राज्य से पक्की सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें द्वारा जोड़ती है। ठीक है, हर वर्ष उनको वाहन चलाना वहाँ पे चलाए जा सके। सीमांत सड़कें क्या है, उपयुक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो कि देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देख रेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में सामरिक सड़कें महत्व की सड़कें बनाई जा सके। साथ में इन सड़कों के विकास के दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी जाए। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायता हुई है, इकोनॉमी भी हमारी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। इसी प्रकार सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों पर वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा बनाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे बनाई जाती है,
कंक्रीट से। बारहमासी सड़कें होती हैं, इनको क्या कहते हैं? एक प्रकार की सड़कों को हम बारहमासी सड़कें कहते हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती, जहाँ पे कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। सड़क घनत्व क्या है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 है किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर से, केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक रहा 31 मार्च 2011 में, जबकि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्या से जूझ रहा है। सड़क परिवहन में बहुत सारी समस्या देखनी पड़ती है, जैसे ट्रैफिक मतलब यातायात व यात्रियों की संख्या देखते हुए भी सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची है तथा वर्षा ऋतु के दौरान उनका उपयोग सीमित होता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है। इसके साथ ही शहरों में सड़कें अत्यंत तंग भीड़ रही है तथा इस पर बने पुल व पुलिया कल्वर्ट पुराने तथा तंग हो गए हैं। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास देखने को मिला है। अब हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। क्या होता है रेल परिवहन? भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन होता है। यहाँ से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इजली से बहुत दूर तक का सफ़र कंप्लीट कर लेते हैं। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थयात्री व लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन करना। एक प्रमुख परिवहन, आइए एक प्रमुख परिवहन कौन सा है पढ़ते हैं। एक प्रमुख परिवहन के संसाधन अतिरिक्त पिछले 250 वर्ष से भी अधिक समय में भारतीय रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जाने जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। 31 मार्च 2016 को भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 66,687 किलोमीटर थी, जब तक कि 7,137 स्टेशन थे तथा इसमें 11,122 रेल इंजन थे, 54,506 यात्री सेवा वाहन थे, 6,899 अन्य कोच थे। वाहन थे 25 कितने हैं ये बच्चों? 2,51,265 माल गाड़ियाँ यहाँ पर सम्मिलित थी। भारतीय रेल परिवहन का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आपसे क्वेश्चन में एसएससी जैसे क्वेश्चन में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएसएससी वाले लेवल पर भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हमारे देश में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली और कितने किलोमीटर तक? तो सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे तक चलाई गई, 37 किलोमीटर तक। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ, उच्चवाचक, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। अपोजिट उत्पत्ति मतलब बहुत सी समस्या आई है। इसी प्रकार पश्चिम राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व रेल लाइन निर्माण करना बहुत कठिन हो गया है। इसी प्रकार उससे संधि क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के साथ ही पार कर सकते संभव है। कोई दर्रा ही बनाया गया जहाँ से उसे पार किया जा सकता है, सड़क नहीं बन पाई गई। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आगमन सुविधाजनक बनाया है। यहाँ पर असंख्य समस्या भी उत्पन्न हुई है, जैसे भूसंकलन, किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, ये सब समस्या देखने को मिली है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया कि कितने बड़ी लाइन थी, मीटर छोटी लाइन कितनी थी, सब दिखाया गया। ठीक है। इसी प्रकार भारतीय रेल परिवहन में कितने थे? 16 रेल प्रखंडों का निर्माण किया गया। क्रियाकलाप, परिवर्तन रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के मानचित्र पर ये दर्शाना है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भू आकृति, आर्थिक, प्रशासनिक कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपने विस्तृत समतल भूमि, संघनन, जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में सहायक होते हैं। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुल निर्माण की कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ क्षेत्र देखने को मिली है। इसके
उपरोक्त आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्या से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट की यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति ही हानि तथा चोरी जैसी समस्या भी उत्पन्न नहीं करता है। जंजीरें खींचने पर यात्री कभी भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिसमें रेलवे को भारी हानि पहुंचती कि बार बार वो जंजीर खींचने से उनकी गाड़ी स्टॉप हो जाती है। ज़रा सोचिए कि हम रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में मदद नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको चला नहीं सकते। अगर वो जंजीर लगातार वो खींचते रहेंगे तो इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों, उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था और आज के ज़माने में इसका उपयोग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत रेल मार्ग कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि हमारे रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे मैप में जम्मू, देहरादून, दिल्ली, मुरादाबाद, बीकानेर, जयपुर, झांसी, इलाहाबाद अनेक राज्यों में देखने को मिलेगा। तो ये आप मैप में भर के अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं। रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनी हाल से बारामूला 1 तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर आपको चिन्हित करना है कहाँ पर है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद के तेल और प्राकृतिक गैस से उपलब्ध शोषणशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों पर पहुंचाने में किया जाता है। इसी प्रकार ठोस पदार्थों को तरल अवस्था से स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। से दूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशाला जैसे बैरोगनी, मथुरा, पानीपत जैसे गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाती है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभ लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की जो रनिंग होती है उसकी लागत बहुत कम हो जाती है, ठीक है। वानंतारण देरी और हानि इससे लगभग नहीं बराबर हो पाती है। देश में पाइपलाइन परिवहनों की 3 मुख्य जाल होते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाइपलाइन परिवहन के 3 मुख्य जाल कौन कौन से, तो उसके बारे में हम लिख करते हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बैरोनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शहर शाखा बैरोनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, दूसरी राजबंद से मौरी गांव तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक होती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, गुजरात में सलाया से वीरगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्कू व अन्य शहर से जोड़ता है, ठीक है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा, उत्तर प्रदेश में जमशेदपुर में मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर, बल्लाल व अन्य स्थानों पर स्थित होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल में समुद्री यात्रा करते। इनकी नाव ने दूर और पास के क्षेत्रों में व्यापारिक संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन में परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुओं में ढोने में अनुकूल होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारी वस्तुओं को ले जाने में किया जाता है। यह परिवहन स्थानों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल होता है। भारत में पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। नौसैलन जल मार्ग 1400-500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5685 किलोमीटर मार्गी मशीनीकृत नौकाएं द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित जलमार्ग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसके क्या क्या कारण है देखते हैं। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगया जलमार्ग संख्या 1 पर है। सदिया व धुधरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगया जलमार्ग 2। केरल में पश्चिमी तटीय नगर कोटापुरम से कोल्लम तथा उद्योग मंडल चंपकारा नहरें 2005 किलोमीटर नौगया जलमार्ग संख्या 3 तक है। काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 10,078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 में है। इसी प्रकार मताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तट नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जहाँ पर
जिन पर परिवहन होता है उसमें मांडवी, जुआरी और कंबर जुआ, सुंदरवन, बकार, केरल तथा पशजल होता है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित प्रतनों और पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश में 95% व्यापार समुद्र मुद्रा के रूप में 68% समुद्र द्वारा ही किया जाता है। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत में 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 सबसे छोटे पत्तन बनाए गए हैं, जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार किया जा सकता है। ये प्रमुख पत्तन देश में 95% व्यापार पर संचालित किए जाते हैं।